नमस्कार। आज हम दुनिया के नक्शे को कह सकते हैं कि 3 परतों में छील कर देखने वाले हैं। बिल्कुल। पहली परत तो वो जो हम सबको दिखती है, जमीन और पानी। हाँ, जमीन और पानी। फिर दूसरी परत जो नक्शे पर बनी तो होती है पर असल में है नहीं, मतलब वो काल्पनिक रेखाएं। वही काल्पनिक रेखाएं। और फिर तीसरी सबसे दिलचस्प परत, इन सबके पीछे की कहानी, कि ये चीजें आखिर ऐसी हैं क्यों। सही बात है, क्योंकि दुनिया का नक्शा सिर्फ मतलब देशों और महाद्वीपों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो ताकत, इतिहास और हमारी अपनी सोच का एक आईना है। तो चलिए पहली परत से ही शुरू करते हैं, जमीन से। हाँ, जमीन। हम सब जानते हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, ये तो स्कूल में ही पढ़ लिया था। जी लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम उनके आकार को देखते हैं। बिल्कुल। एशिया सबसे बड़ा है, ये सबको पता है, पर मजेदार बात तब होती है जब हम लिस्ट में नीचे जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चौंकाने वाली बात आती है 5वें नंबर पर। अच्छा। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि यूरोप काफी बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका? हाँ, एक बर्फ से ढकी विशाल वीरान जमीन जो कि पूरे यूरोप से बड़ी है। ये तो सोचने वाली बात है। ये हमें याद दिलाता है कि नक्शे पर आकार का मतलब हमेशा आबादी या ताकत नहीं होता। तो फिर यूरोप कहाँ आता है? यूरोप असल में 6ठे नंबर पर है और सबसे छोटा, जैसा कि हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक बर्फीला रेगिस्तान हमारे इतिहास और संस्कृति के केंद्र यूरोप से ज्यादा जगह घेरता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोगों की गिनती करें, मतलब जनसंख्या, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती होगी, है ना? पूरी तरह। मुझे लगता है कि यहाँ एशिया का तो कोई मुकाबला नहीं होगा। कोई मुकाबला ही नहीं है। जनसंख्या के मामले में एशिया नंबर 1 पर है। और वजह भी साफ है, भारत और चीन। हाँ। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। लेकिन अब देखिए खेल कैसे बदलता है। यूरोप जो क्षेत्रफल में 6ठे नंबर पर था, हाँ, वो जनसंख्या में सीधा तीसरे नंबर पर छलांग लगा देता है। अच्छा। जी। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया। और सबसे आखिर में हमारा वो विशाल बर्फीला महाद्वीप अंटार्कटिका, जहां सिर्फ कुछ वैज्ञानिक ही रहते हैं। तो नक्शे पर आकार सच में धोखा दे सकता है। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। नक्शे पर कुछ नाम हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, यूरेशिया, ओसेनिया। अब ग्रीनलैंड को ही लें, वो तो नक्शे पर अफ्रीका जितना बड़ा दिखता है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो एक अलग महाद्वीप क्यों नहीं है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और इसका कारण है नक्शे बनाने का एक खास तरीका, जिसे मर्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं। अच्छा। वो ध्रुवों के पास की जमीन को बहुत बड़ा करके दिखाता है। असल में ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। मतलब वो महाद्वीप नहीं है? नहीं, उस पे डेनमार्क का शासन है। और जहां तक यूरेशिया की बात है, वो तो भूगोल की सबसे बड़ी बहस है। बहस? मुझे लगा था कि वो सिर्फ यूरोप और एशिया का मिला-जुला नाम है। नाम तो वही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इनके बीच कोई बड़ा समंदर नहीं है, तो ये 2 अलग महाद्वीप क्यों हैं? बिल्कुल, भूवैज्ञानिक तौर पे ये एक ही विशाल भूभाग है, यूरेशिया। तो इन्हें अलग क्या करता है? बस एक पतली सी यूराल पर्वत श्रृंखला जो कोई खास प्राकृतिक सीमा नहीं लगती। यूरोप और एशिया का बंटवारा असल में भौगोलिक से ज्यादा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है। वाह! ये दिखाता है कि हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए दुनिया को कैसे बांटा है। और ओशिनिया? ओशिनिया भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के हजारों प्रशांत द्वीपों का एक पूरा सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है। मतलब महाद्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, वो हमारी बनाई हुई कहानियां भी हैं। एक तरह से, हाँ। तो ठीक है, हमने जमीन की कहानी समझ ली, जो हमारी दुनिया का सिर्फ 30% हिस्सा है। जी। अब उस 70% हिस्से की बात करते हैं जो सब कुछ जोड़ता है, महासागर। 5 महासागर हैं, ये भी हमें पता है। पर क्या इनके बीच का फर्क सिर्फ नाम का है? नाम और आकार दोनों का। लेकिन पहले एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। बताइए। महासागर और सागर का, मतलब ओशन और सी का। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। इसे ऐसे समझिए कि महासागर एक पूरा घर है और सागर उसके अंदर के कमरे हैं। अच्छा उदाहरण है। हिंद महासागर एक घर है और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी उसके कमरे हैं जो किसी देश की दीवार से लगे हैं। समझ गया। तो जब हम महासागरों की रैंकिंग करते हैं तो हम पूरे घर के आकार की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर घर के आकार यानी क्षेत्रफल, पानी की मात्रा और गहराई के हिसाब से रैंकिंग तो सीधी सादी होगी। हाँ, इसमें कोई ज्यादा पेंच नहीं है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन ही हर तरह से बॉस होगा।
बिल्कुल, इस पैमाने पर कोई टक्कर ही नहीं है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। और उसके बाद? दूसरे नंबर पर अटलांटिक, तीसरे पे हिंद महासागर, चौथे पर दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर और सबसे छोटा है उत्तरी ध्रुव पर बैठा आर्कटिक महासागर। ये क्रम तो बहुत सीधा है। हाँ, ये सीधी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें तब दिलचस्प होती हैं जब हम पैमाना बदलते हैं। कैसे? मान लीजिए हम ये ना देखें कि कौन कितना बड़ा है, बल्कि ये देखें कि किसका असर सबसे ज्यादा है। मतलब कौन सा महासागर सबसे ज्यादा देशों के तटों को छूता है, किसकी कोस्टलाइन यानी तटीय रेखा सबसे लंबी है। मुझे लगता है इससे रैंकिंग जरूर बदलेगी। ये सोचने का एक बेहतरीन तरीका है। और हाँ, इससे कहानी बदल जाती है। कैसे? देखिए, पहले 3 खिलाड़ी तो अपनी जगह पर बने रहते हैं। प्रशांत महासागर की तटीय रेखा आज भी सबसे लंबी है, अटलांटिक दूसरे पर और हिंद महासागर तीसरे पर। तो उलटफेर कहाँ होता है? असली उलटफेर होता है आखिरी 2 में। अच्छा, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ आर्कटिक महासागर, जो आकार में सबसे छोटा था, वो चौथे नंबर पर आ जाता है। अरे वाह! और दक्षिणी महासागर आखिरी पायदान पर खिसक जाता है। पर ऐसा क्यों? एक छोटा महासागर, उसकी तटीय रेखा लंबी कैसे हो गई? क्योंकि आर्कटिक महासागर, जो नक्शे पर इतना शांत और दूर दराज लगता है, असल में दुनिया के कई बड़े और शक्तिशाली देशों की उत्तरी सीमाओं को छूता है। जैसे कि रूस, कनाडा, अमेरिका, अलास्का के जरिए ग्रीनलैंड, नॉर्वे। इससे उसकी तटीय रेखा बहुत लंबी हो जाती है। और दक्षिणी महासागर? वहीं दक्षिणी महासागर के पास छूने के लिए सिर्फ एक ही बड़ी जमीन है, अंटार्कटिका। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्कटिक महासागर, जो हमें जमा हुआ पानी का टुकड़ा लगता है, जी, वो असल में दुनिया की बड़ी ताकतों की राजनीति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आपने नब्ज पकड़ ली। खासकर अब जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां नए जहाजी रास्ते खोल रहे हैं। बिल्कुल, भूगोल कभी भी स्थिर नहीं होता। उसका महत्व समय और तकनीक के साथ बदलता रहता है। तो हमने जमीन देख ली, पानी देख लिया, अब उस अदृश्य परत पर आते हैं जो इन दोनों के ऊपर बिछी है और शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ, चलिए लैटिट्यूड से शुरू करते हैं। ये जो आड़ी रेखाएं हैं, इनमें सबसे जरूरी भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, जो 0 डिग्री पर है। हाँ। इक्वेटर दुनिया को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों, मतलब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में बांटता है। लेकिन असली जादू 0 डिग्री पर नहीं, बल्कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे यहाँ हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जी, तो सूरज की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर सबसे सीधी क्यों नहीं पड़ती? ये 23.5 डिग्री का झुकाव ही इन दोनों रेखाओं को इतना खास कैसे बना देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, अगर पृथ्वी सीधी खड़ी होती तो सूरज की किरणें साल भर सीधी भूमध्य रेखा पर ही पड़ती और मौसम नहीं बदलते। मौसम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जैसे जैसे वो सूरज का चक्कर लगाती है, उसका झुकाव कभी सूरज की तरफ होता है तो कभी उससे दूर। अच्छा। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, जो जून में होता है, तो सूरज की किरणें सीधी 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। और तब उत्तरी गोलार्ध में भयंकर गर्मी होती है। सही। इसी तरह जब दिसंबर में पृथ्वी घूमकर दूसरी तरफ पहुंचती है, तो दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुक जाता है और किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं। जी, तब वहां गर्मियां होती हैं और हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां। अच्छा, तो मौसम का पूरा खेल इसी झुकाव का है। ये सिर्फ एक कोण नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और इसी लॉजिक से 66.5 डिग्री पर आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल भी बने हैं। समझ गया। अब बात करते हैं दूसरी तरह की रेखाओं की, खड़ी रेखाएं यानी देशांतर या लॉन्गिट्यूड। देशांतर मतलब समय का खेल। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। और जैसे अक्षांश में 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, वैसे ही देशांतर में 0 डिग्री है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन। ये वो रेखा है जो दुनिया को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है। हाँ, जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड या ईस्टर्न कल्चर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अनजाने में इसी काल्पनिक रेखा का हवाला दे रहे होते हैं। और ये रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। लेकिन सवाल ये है कि ग्रीनविच ही क्यों?
दुनिया में कोई भी जगह 0 डिग्री हो सकती थी, पेरिस हो सकता था, दिल्ली हो सकती थी या शायद गीजा के पिरामिड। ग्रीनविच में ऐसा क्या खास था? यहाँ भूगोल, इतिहास और सियासत का एक जबरदस्त कॉकटेल है। अच्छा। 19 सदी के अंत में जब दुनिया को एक मानक समय की जरूरत पड़ी, खासकर जहाजों और ट्रेनों के लिए, जी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था और दुनिया के 70% से ज्यादा जहाज अपने नेविगेशन के लिए ग्रीनविच के समय का ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल फैसला था। ये एक तकनीकी और राजनीतिक दोनों तरह का फैसला था। ब्रिटेन ने अपनी समुद्री ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया के समय का केंद्र अपने आंगन में स्थापित कर लिया। एक तरह से दुनिया के नक्शे पर अपनी मुहर लगा दी। बिल्कुल। मतलब दुनिया की घड़ी लंदन से सेट होती है क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का समंदर पर राज था। ये तो कमाल की जानकारी है। जी। मेरा एक आखिरी सवाल है, ये 2 सबसे बड़ी काल्पनिक रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा, हाँ, क्या ये कहीं एक दूसरे से मिलती हैं? हाँ बिल्कुल मिलती है। ये दुनिया के भौगोलिक केंद्र 0 डिग्री N, 0 डिग्री E पर एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जगह कहाँ है? क्या ये किसी मशहूर शहर या लैंडमार्क पर है? दुनिया का केंद्र एक तरह से। यही तो सबसे मजेदार बात है। क्या? ये जगह किसी देश, किसी शहर या किसी द्वीप पर नहीं है। ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच अफ्रीका के पास गिनी की खाड़ी में एक बिल्कुल अनजान और खाली जगह है। मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ? कुछ भी नहीं। दुनिया का केंद्र जहाँ से सब कुछ मापा जाता है, वहाँ सिर्फ पानी है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब दुनिया का केंद्र खाली है। बिल्कुल। तो आज हमने दुनिया के नक्शे की परतों को खोला। हमने देखा कि 7 महाद्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि आकार और आबादी की अलग-अलग कहानियां हैं। हाँ। 5 महासागरों को 2 अलग-अलग पैमानों से मापा जा सकता है, जिससे उनकी अहमियत ही बदल जाती है। सही कहा। और अक्षांश देशांतर का वो अदृश्य जाल है जो मौसम से लेकर समय तक और हमारी संस्कृति की भाषा तक को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ के जा रहे हैं। हमने आज जितनी भी रेखाओं की बात की, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, प्राइम मेरिडियन, ये सब इंसानों की बनाई हुई हैं, काल्पनिक हैं। सही बात है, प्रकृति ने कोई सीमा नहीं बनाई। तो सोचने वाली बात यह है कि इन काल्पनिक रेखाओं ने हमारी दुनिया के असली इतिहास, राजनीति और पहचान पर कितना गहरा और वास्तविक असर डाला है। बहुत गहरा। पूर्व और पश्चिम की एक काल्पनिक रेखा ने हमें हजारों सालों तक एक दूसरे से लड़वाया भी है और जोड़ा भी है। तो सवाल ये है कि कल अगर हमें कोई नई काल्पनिक रेखा खींचनी पड़े तो वो क्या होगी और क्यों?